जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग भूगोल भूगोल विषय के टॉपिक संख्या 6 जिसका नाम है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोगों ने पहले भी 2 टॉपिक पर चर्चा किया है। ये लेक्चर संख्या 3 है। इससे पहले हम लोगों ने सड़क परिवहन, उसके बाद रेल परिवहन और जल परिवहन के बारे में इससे पहले के वीडियो में चर्चा किया था। आज हम लोग सबसे पहले वायु परिवहन के बारे में जानेंगे कि वायु परिवहन क्या है। वायु परिवहन क्या है, वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, वायु परिवहन की विशेषता कौन कौन है, इसी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वायु परिवहन। तो वायु परिवहन क्या है, अब लिखेंगे हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वायु परिवहन कहलाता है। वायु परिवहन यह परिवहन का सबसे महंगा लेकिन तेज माध्यम है। परिवहन का सबसे महंगा साधन है और सबसे तेज माध्यम है। मतलब इसकी खासियत है कि कम समय में ज़्यादा दूरी तय होता है। कम समय में ज़्यादा दूरी वायु परिवहन के माध्यम से हम लोग तय कर लेते हैं। यह परिवहन का सबसे तेज है लेकिन महंगा साधन है। हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना वायु परिवहन कहलाता है। अब सवाल है, वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। एक प्रश्न है कि वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं। तो वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले अनेक सारे कारक हैं। इसमें सबसे जो पहला कारक है वह है जलवायु। वायु मार्ग जलवायु से सबसे अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि जलवायु समान होगी, सम जलवायु होगी तो वायु परिवहन करना आसान होगा। याद रखेंगे, भारी वर्षा, आंधी, तूफान, कोहरा, इन स्थिति में वायु परिवहन को हवाई जहाज चलाना संभव नहीं है। दूसरा, भूमि की बनावट। आपके मन में प्रश्न होगा कि वायु परिवहन का भूमि से क्या संबंध है। तो वायु परिवहन का भूमि से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए या उसको लैंडिंग करने के लिए समतल भूमि चाहिए। क्योंकि भले ही हवाई जहाज को हवा में उड़ाया जाता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको लैंडिंग करने के लिए, मतलब हम हवाई अड्डा की बात करें, लैंडिंग करने के लिए जो हवाई अड्डा बनता है उसके लिए समतल भूमि का होना बेहद जरूरी है। अगर भूमि समतल नहीं होगी तो हवाई अड्डा बनाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो प्रभावित करने वाला तत्व है वह है आर्थिक तत्व है।
आर्थिक तत्व भी वायु परिवहन को प्रभावित करती हैं, क्योंकि वायु परिवहन परिवहन का सबसे महंगा साधन है। तो यह उसी स्थान पर इसको स्थापित किया जाता है जहाँ के लोग इसको वहन करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। अगर लोग वहन करने में सक्षम नहीं हो तो उस क्षेत्रों में वायु परिवहन की सुविधा देखने को नहीं मिलती। जैसे आप देख लेंगे, जो राज्य गरीब है वहाँ उस राज्य में हवाई अड्डा की संख्या कम है, लेकिन जहाँ गरीबी का स्तर थोड़ा सा डाउन है, पीछे है, कम है, वहाँ हवाई मार्ग या हवाई पतन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। एक अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन की विशेषता क्या है। वायु परिवहन की अगर विशेषता की बात कर ले कि वायु परिवहन की विशेषता क्या है, तो वायु परिवहन की विशेषता में सबसे पहला होगा यह परिवहन का सबसे तेज और महंगा साधन है। वायु परिवहन की सबसे बड़ी खासियत है कि परिवहन का सबसे तेज साधन है, लेकिन यह सबसे महंगा साधन भी है। दूसरी खासियत है इसकी विशेषता कि लंबी दूरी आप क्या करेंगे, कम समय में, लंबी से लंबी दूरी बहुत कम समय में तय कर लेते हैं। एक अनुमान है कि 35 घंटा में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से आप दूसरे छोर तक आ जा सकते हैं, ऐसा है। तीसरी खासियत है वायु परिवहन का, इससे आप शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु का हम क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। उसके बाद चौथी विशेषता है समुद्री इलाका, पहाड़ी इलाका, रेगिस्तान, इन क्षेत्रों में बड़ी आसानी से वायु परिवहन को स्थापित किया जा सकता है। और पांचवी विशेषता है कि आपदा के समय यह मानव को बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, शायद फायदा पहुंचाता है। लेकिन वायु परिवहन के कुछ दोष भी हैं। ऐसा नहीं कि वायु परिवहन के विशेषता है तो दोष नहीं है, अनेक सारे इसमें दोष भी हैं। दोष यह है कि महंगा साधन है, इसका महंगा होना सबसे बड़ी दोष है। इस महंगा होने के कारण आम जनता की यहाँ तक पहुँच नहीं है। दूसरा, सर्वसुलभ नहीं है। यह क्या है, सर्वसुलभ नहीं है, मतलब हर जगह हवाई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तीसरा, मौसम खराब रहने पर काम नहीं देता है, काम नहीं करता। अगर मौसम खराब हो गया है तो वायु परिवहन को स्थगित कर दिया जाता है। और चौथी इसका हानि है, ध्वनि प्रदूषण इससे ज़्यादा होता है। वायु परिवहन से ध्वनि का प्रदूषण क्या होता है, ज़्यादा होता है। 13 वायु परिवहन। अब है पाइपलाइन परिवहन की बात करते हैं, नया टॉपिक है पाइप लाइन परिवहन। मन में होगा पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो आप लिखेंगे पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना।
पाइप के माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। आपको बता दें पाइपलाइन परिवहन ये परिवहन का सबसे नया साधन है। परिवहन का सबसे नया साधन है पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन की कुछ विशेषता है। मन में प्रश्न होगा कि पाइपलाइन परिवहन की विशेषता क्या है। तो पाइपलाइन परिवहन की अनेक सारी विशेषता है, अनेक सारी खासियत हैं। जैसे पहली विशेषता है कि इससे तरल और गैसीय पदार्थ का वहन होता है। इससे तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थ का वहन होता है। दूसरी इसकी खासियत है किसी भी क्षेत्र में आप इसको आसानी से ला सकते हैं, बड़ी आसानी से। समुद्र हो, झील हो, झरना, कहीं भी बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं इसको। तीसरी विशेषता है कि वस्तु की लगातार आपूर्ति रहती है। वस्तु की लगातार आपूर्ति क्या होती है, बनी रहती है इससे। चौथी इसकी विशेषता है ऊर्जा की खपत कम होती है। ऊर्जा की कम खपत होती है इससे। लेकिन एक और विशेषता है, इसका सुरक्षा कठिन कार्य है। सुरक्षा करना क्या है, बड़ा ही कठिन है। अब सवाल है कि पाइपलाइन, सबसे ज्यादा पाइपलाइन कहाँ है। सबसे ज्यादा अगर पाइपलाइन की बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक पाइपलाइन अमेरिका में है। अमेरिका में पाइपलाइन सबसे ज़्यादा है। पाइपलाइन का घनत्व सबसे ज़्यादा अमेरिका में ही है और सबसे पहले पाइपलाइन का प्रयोग अमेरिका में हुआ था। और आपको बता दें भारत का सबसे लंबा पाइपलाइन HBJ है। HBJ मतलब हाजिरा बीजापुर जगदीशपुर। इसकी लंबाई लगभग 1732 किलोमीटर है। अब एक है संचार की बात कर ले कि संचार क्या है। संचार की बात कर ले तो इसका परिभाषा होगा संदेशों का आदान प्रदान। संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें आपको कि संचार प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, दूरसंचार है। संचार प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, दूरसंचार है। और संचार प्रणाली के क्षेत्र में काम करने का प्रथम प्रयास, सबसे अधिक प्रयास जो किया था ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल, इन्हीं के द्वारा क्रांतिकारी बदलाव लाया गया था, जिन्होंने 1876 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार कर दिया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने 1876 में किया था। लेकिन इसमें और क्रांतिकारी बदलाव लाया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल इसमें और ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव लाया, जिसने 1873 में विद्युत चुंबकीय तरंग का इस क्षेत्र में यूज किया। इसमें क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। आपको बता दें संचार के साधन की बात करते हैं। अगर हम संचार के साधन की बात कर ले तो संचार के जितने भी साधन हैं इसके दो भाग हैं।
दो भाग हैं, एक होगा व्यक्तिगत संचार और दूसरा कौन है, सार्वजनिक संचार। व्यक्तिगत संचार का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति से आप वार्ता करना चाहते हैं केवल बात उससे ही होगी, तो व्यक्तिगत संचार हो गया। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप एक जगह खबर को डाल दें और दुनिया में जितने लोग हैं सब उसको देख ले तो उसको सार्वजनिक कहेंगे। व्यक्तिगत में आ जाएगा आपका पत्र, SMS, ईमेल, पत्र हो गया, SMS होगा, ईमेल हो गया, ये संचार के व्यक्तिगत साधन है। इसके अलावा सार्वजनिक में हो जाएगा सिनेमा, उसके बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अखबार, पत्रिका, टीवी, रेडियो, ये सार्वजनिक साधन हैं संचार के। इसके अलावा इंटरनेट ये सार्वजनिक साधन है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे कि आगे के टॉपिक पर चर्चा हम लोग कल के क्लास में करेंगे। धन्यवाद।